गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लेते हैं हम लोग। माय नेम इज CA। ठीक, तो हम आप लोगों को यहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाएंगे, जो कि आपका पेपर नंबर 5 होता है इंटरमीडिएट ग्रुप का। जो आपका पेपर नंबर 5 होगा इंटरमीडिएट ग्रुप का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एज वेल एज वी ऑल नो दैट कि ये हम लोग की डेमो क्लास है। डेमो क्लास का मतलब आप समझते होंगे अच्छे से कि एक छोटा सा रिव्यू देना जिससे आप ये डिसाइड कर सके कि आप सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, कि अंडरस्टैंडिंग आपकी सब्जेक्ट की कैसी है या कैसी नहीं है। आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकेंगे कि हाँ आप इस लेवल पे पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा, जिसमें से हमारे पास स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग बेसिक हमें 25% आना चाहिए। बेसिक्स हमें 25% आना चाहिए। ठीक है, और ये हमारे पास 25% आना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये 40% आना चाहिए, जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज होती है हमारे पेपर्स में। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर लाइक रॉयल्टीज, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स, ब्रांच डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ये 20% आना चाहिए। एंड अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट इज 15%, ये हमें आना चाहिए। अब मैटर ये करता है सर इतने सारे टॉपिक हैं, आप डेमो किसका देंगे? बेटा जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज उसी को उठा लेते हैं, क्योंकि 40% बहुत ज्यादा वेटेज रखने वाला पार्ट होता है हमारा। अगर हम लोग को ये आता है तो इसका मतलब हम लोग को आधे से ज्यादा पेपर कंप्लीट है। हम लोग पास होने की रिक्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा करीब पहुंच सकते हैं अगर हम लोग को ये अच्छे समझ आ सकता है। तो हम लोग इसी को डिसाइड करेंगे, इसी से डिसाइड करेंगे कि हाँ हम लोगों को आगे अपनी स्टडीज को कैरी फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपके सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हम लोग जो आज टॉपिक हल्का सा रिव्यू करेंगे वो होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? आपके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है और क्या क्या आना चाहिए? आपके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है और आपके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आना चाहिए? चलिए आप लोग की नॉलेज को थोड़ा सा इनहांस करते हैं। आप लोगों की नॉलेज को थोड़ा सा इनहांस करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल बेटा 5 चीजें आती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल ओवरऑल आपके पास 5 चीजें कवर अप होती हैं। सर 5 चीजें? हाँ बेटा 5 चीजें कवर अप होती हैं। सर कैसे? हम लोगों ने तो 2 चीजें पढ़ी हैं सर, बैलेंस शीट और पीएल। सर आप बैलेंस शीट पढ़ लीजिए, आप पीएल पढ़ लीजिए, उसके बाद आपके पास जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग को पढ़ाई गई है। हाँ बेटा यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होंगी, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होंगी। सर वो सब चीजें कौन सी होती हैं? चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड होता है उससे हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होगा वो इंक्लूड होगा बैलेंस शीट। as at the end of the financial year. What is financial year?
चलो देखते हैं, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज करंट ईयर। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? बेटा फाइनेंशियल ईयर हमारा वो ईयर होता है जिस साल हम अपनी अर्निंग करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, दैट डू वी कॉल्ड एज फाइनेंशियल ईयर, उसे हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। जिस साल हम लोग अपनी अर्निंग करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अपनी वर्किंग करते हैं, अपनी ट्रेडिंग करते हैं, तो वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। एक फाइनेंशियल ईयर जो हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को फिनिश होता है। सपोज दैट ये कौन सा साल चल रहा है? साल चल रहा है हमारा 21। तो ये बेटा स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को ये साल हमारा स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 2021। और बेटा एंड कब होगा? ये एंड होगा 31 मार्च 2022। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा? ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 21-22। अब बेटा क्या हमारे लिए पॉसिबल होगा, क्या हमारे लिए ये पॉसिबल होगा कि 31 मार्च की रात को ठीक 12 बजे हम जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में खड़े हो जाएं और कहें भैया हमारी इनकम इतनी है, आओ हमसे टैक्स ले लो? क्या पॉसिबल है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमने इस साल कमाया होगा, जो इस साल हमने अर्न करा होगा, जो इस साल हमने अर्न करा होगा, उसका टैक्स हमें अगले साल देना पड़ेगा। दैट वी कॉल असेसमेंट ईयर में। किस में देना पड़ेगा? असेसमेंट ईयर। जैसा कि नाम से पता है, असेसमेंट ईयर, असेस करने वाला ईयर, दैट इज असेसमेंट ईयर। असेस करने वाला ईयर, दैट इज असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर हम कह सकते हैं हमारा असेसमेंट ईयर जो होगा सर वो होगा 22-23। वेरी गुड। वो हमारा कौन सा होगा? वो हमारा होगा 22 एंड 23 होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर जिस साल हम लोग अर्निंग करते हैं, प्रीवियस ईयर को भी हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और करंट ईयर जिस साल हम लोग करंट पोजीशन पर अपनी होते हैं वो हमारा करंट ईयर कहलाता है, वो हमारा करंट ईयर कहलाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को कभी किसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर के सामने वाले ने बोला तो क्या बोला, असेसमेंट ईयर बोला तो क्या बोला, प्रीवियस ईयर बोला तो क्या बोला, और करंट ईयर बोला तो क्या बोला। ये हम लोग को पता होना चाहिए। ये सब जनरल नॉलेज की चीजें छोटी छोटी, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। हाँ, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नंबर 2, Number 2, a statement of profit and loss account. A statement of profit and loss account for the financial year. Number 3, profit and loss account. A statement of profit and loss account for the financial year. ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या होती है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमने साल भर में जितना भी बिजनेस करा है, जितनी भी ट्रेडिंग करी है, जितना भी बिजनेस करा है, जितनी भी ट्रेडिंग करी है, वो सारी चीजों से हमें फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ये हमारा कौन डिफाइन करता है? ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइन करता है। सर ये बैलेंस शीट क्या डिफाइन करती है? बेटा बैलेंस शीट से ये डिफाइन होता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी लोन्स हैं, कितनी करंट एसेट्स हैं, और कौन कौन सी चीजें हमारे बिजनेस में अभी भी हैं या जो एक्रूड हैं। क्योंकि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं। जो हम कब बनाते हैं? वो हम
एक्रूअल कॉन्सेप्ट बनाते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट यानी आने वाली चीजों को भी हम कंसीडर करते हैं कि हाँ ये चीजें हमारे बिजनेस में अफेक्ट करेंगी, तो दैट इज कॉल्ड एक्रूअल कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे हम लोग बिजनेस बनाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट बनता है तो इसलिए हमें आगे आने वाली चीजों के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बिजनेस में क्या क्या चीजें अफेक्ट कर रही हैं। तो वो सब चीजें कहां उठ के जाती हैं? वो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाती ही जाती हैं, एज वेल एज वो चीजें बैलेंस शीट में भी हमारे चली जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे कि इसी नाम से डिफाइंड है, कैश फ्लो, कैश का फ्लो, कैश का फ्लो। हमारे बिजनेस में पिछले साल यानी लास्ट ईयर से लेकर करंट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हमने कितने कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ है उसकी एक स्टेटमेंट तैयार करना, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में खुद में एक ऐसा टॉपिक होता है जो हमारा फाइनेंस में भी होता है, जो हमारा कॉस्ट में भी होता है, जो हमारा अकाउंटिंग में भी होता है। यानी कैश फ्लो एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो चाहे आप फाइनेंस पढ़ रहे हो, चाहे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉस्ट पढ़ रहे हो, आपको हर जगह कैश फ्लो मिलेगा, आपको हर जगह कैश फ्लो मिलेगा। और कैश फ्लो तीनों जगह इंक्लूड होता है। तो अगर हमने एक जगह भी इसको पढ़ लिया है, अगर हमने इसको एक जगह भी पढ़ लिया है तो तीनों जगह मेरा कवर अप ये टॉपिक हो जाता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। कैश फ्लो में क्या होता है? कैश फ्लो में लास्ट ईयर से लेकर करंट ईयर के एंड तक, यानी हम कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, लास्ट ईयर से लेकर फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, फाइनेंशियल ईयर के एंड तक अगर आप किसी भी चीज को, अगर आप किसी भी मतलब आपके पास कितना कैश का फ्लो हो रहा है, लाइक कैश का इनफ्लो हो रहा है और कैश आउटफ्लो हो रहा है, नेट में आपके पास कितना कैश बच रहा है, कितना कैश बच रहा है, ये देखने वाली चीज दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो, इट इज कॉल्ड कैश फ्लो। क्लियर? इसके बाद हमारे पास फोर्थ पे आता है सोकी। सर ये सोकी क्या है? ठीक है, तो सोकी का मतलब होता है अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फुल फॉर्म होता है अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एज वी ऑल नो कि शेयर कैपिटल जो हमारी होती है वो दो तरह की होती है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल होती है और एक हमारी होती है एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है। जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि वो कैपिटल जो कंपनी के ओनर्स की होती है, यानी कंपनी के रियल होल्डर्स जो कहलाते हैं, रियल ओनर्स जो कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विटी, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। प्रेफरेंस जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है लेकिन कंपनी ये चाहती है कंपनी अपनी ओनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट है। भाई कौन इंसान ऐसा है, ना आप ऐसे हैं ना हम ऐसे हैं, हम तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई आके हमारे बिजनेस में किसी तरह की कोई पार्टनरशिप जताए या कोई डिस्ट्रीब्यूशन किसी को अपने बिजनेस में दे। लेकिन फिर भी कुछ सर्कमस्टांसेस हमारे पास ऐसी होती हैं कि कभी कभी हम लोग को ऐसा करना पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। ठीक है, प्रेफरेंस का मतलब होता है कि कंपनी के पास पैसा भी अरेंज हो जाता है, कंपनी के पास पैसा भी अरेंज हो जाता है और उसके साथ साथ कंपनी के पास ओनरशिप भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि कंपनी प्रेफरेंस इश्यू करती है। हाँ, कोई प्रेफरेंस शेयर क्यों लेगा फिर जब कंपनी ओनरशिप नहीं दे रही है? बेटा प्रेफरेंस इसलिए दी जाता है क्योंकि कंपनी उन पर सबसे पहली बात तो फिक्स डिविडेंड देती है, कंपनी उन पर सबसे पहली बात फिक्स डिविडेंड देती है कि आपको इक्विटी से पहले डिविडेंड दिया जाएगा। तो इससे एक प्रायोरिटी उनके पास आ जाती है कि हाँ, उनके मन में एक तरह की, उसे कह सकते हैं, आज एक वर्ड चलता है लाइक आश्वासन, कि
आश्वासन उनको मिल जाता है कि हाँ उनको एक ट्रस्ट हो जाता है कंपनी के ऊपर कि हमें प्रेफरेंस दी जाएगी, तो उस हिसाब से वो लोग उसमें पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और प्रेफरेंस के फॉर्म आ जाते हैं। लेकिन ये जो इक्विटी होती है कंपनी के रियल ओनर्स की होती है, तो ये इक्विटी कभी कम, हालांकि नॉर्मल केसेस में इक्विटी में किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जब हम लोग एक अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर हम लोग को किसी तरह की कोई चीज़ दी गई होती है, लाइक एक क्लॉज दिया गया है वहां पे कि हाँ हम कुछ समय के बाद शेयर होल्डर्स की कंसेंट लेकर हम इक्विटी में अपने चेंजेस कर सकते हैं, तो वहां पे बेटा आप अपनी इक्विटी में क्या कर सकते हैं, आप अपनी इक्विटी में चेंजेस कर सकते हैं। आप अपनी इक्विटी में क्या कर देंगे, आप अपनी इक्विटी में चेंजेस कर देंगे, और जब आप अपनी इक्विटी में चेंजेस कर देंगे तो वहां पर आपको एक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी, दैट वी कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ कह रहा है, फिफ्थ होता है एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स। और नोट्स। एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स और नोट्स, व्हाट आर दीज? बेटा हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, ऑब्वियसली सी बात है। अब हम लोग जो फाइनेंशियल कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग का कौन सा एक्ट चल रहा है, हम लोग इसको पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन दी गई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन दी गई है, वो दी गई है फाइनेंशियल कंपनीज एक्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होती है। आप लोग जब ये लॉ पढ़ेंगे तब उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट्स। तो हम लोग बेटा इसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो बैलेंस शीट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं। लेकिन बेटा जब ये सब चीज़ें बनाते हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो सामने वाले इन्वेस्टर, जो हम लोग के पास पैसा, हम लोग ऐसा क्यों बनाते हैं? अच्छा, हम लोग बेटा इसलिए बनाते हैं ताकि सामने वाली पार्टी यानी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, सामने वाली पार्टी यानी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स हमारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें और हमारा बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश हो जाए। ठीक है, तो अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, स्टेटमेंट पीएल बनाते हैं, कैश फ्लो बनाते हैं, सोकी बनाते हैं। और इसका बनाना ही मेन काम नहीं होता है, इसको समझाना भी एक मेन काम होता है। एक मेन काम कंपनी के पास एक मेन मोटिव होता है कि सामने वाला बंदा जो मेरे पास पैसा लगा रहा है, जो हम में इंटरेस्टेड है, वो एटलीस्ट हमें समझे, वो एटलीस्ट हमें क्या करे, समझे। तो इसके लिए हम लोग तैयार करते हैं एक एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक्सप्लेनेटरी नोट्स का मतलब होता है कि इसमें बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, सोकी, यानी इसमें भी कोई भी ऐसा टर्म जो सामने वाले को किसी तरह से कोई कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो हम इसमें यहाँ पे जाके उसका पूरा फुल स्टेटमेंट देते हैं, एक नोट बनाते हैं कि हाँ इस चीज़ में क्या क्या इंक्लूड करा गया है, या क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, या क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेबल हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमने एक्सक्लूड कर दी हैं। ये सब चीज़ें हम नोट्स में बताते हैं ताकि सामने वाले बंदे को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और वो अपना एक इवैल्यूएशन करके हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। और जब इन्वेस्टमेंट कर देगा तो हमारा बिजनेस क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेगा, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और इनडायरेक्टली इस प्रॉफिटेबिलिटी का फायदा किसको मिलेगा, इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली इस प्रॉफिटेबिलिटी का फायदा मिलेगा कंपनी के शेयर होल्डर्स को। और कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये फायदा मिलेगा और इक्विटी शेयर होल्डर इस चीज को डिसाइड कर सकेंगे कि हाँ उन्हें कंपनी में अपने शेयर रखने हैं और उनकी कंपनी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर रही है। और इस पूरे का पर्पज यानी हमारी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पज, इसका पूरे का यानी इस पूरे का पर्पज जो होता है हमारा, इस पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पर्पज होता है हमारा, जस्ट अ मिनट,
इस पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पर्पस हमारा होगा वो यही होता है, इस पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस हमारा यही होता है कि सामने वाली पार्टी को अपने बारे में सब कुछ बता देना, ताकि वो इंसान हमारे बिजनेस में किसी भी तरह से हमारे बिजनेस की गुडविल क्रिएट हो, हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर हुआ? अब आई थिंक आप समझ सकते होंगे कि हम आप लोगों को आगे क्या करना है। अभी एक सिर्फ ये छोटा सा रिव्यू था, ये सिर्फ एक छोटा सा रिव्यू था जो हमने आप लोगों को इस चैप्टर का दिया था। ये सिर्फ एक छोटा सा रिव्यू था जो हमने आप लोगों को इस चैप्टर का दिया था। आप लोग इससे अपने आप को कंक्लूड कर सकते हैं कि आप लोगों को आगे अपने कैरी फॉरवर्ड कर सकना है कि नहीं कर सकना है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई सुधार चाहिए हो इसमें, तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, हम रिव्यू के लिए देखेंगे और उसको डाउट को, अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो हम उसको दूर करने की पूरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से हम पूरा 100% देंगे, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से अपना 200% देना पड़ेगा, तभी आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो पाएगी और तभी आप अपने सीएमए में टॉप कर सकेंगे। पास होना मैटर नहीं करता बेटा, एक अच्छे नंबर से टॉप आना मैटर करता है। तो वो तभी आ सकते हैं जब आपको उस चीज़ के बारे में फुल नॉलेज हो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग सिर्फ इसको इतना ही रखेंगे। बाकी नेक्स्ट टर्न जब आप हमसे मिलेंगे तब, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी के नेक्स्ट टर्न जाएं। बाय।